है एमलगमेशन ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत थ्योरी देखेंगे, फिर एमलगमेशन होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, ये सब करेंगे। अब देखते हैं क्या कहता है कि देखिए अमलगमेशन, सबसे पहले नाम बड़ा मुश्किल सा और ऐसा नाम है जो कि हमने पहले कभी नहीं सुना है। तो इस नाम को बोला गया कि अमलगमेशन इस क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। अमलगमेशन क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीजों को मिलाया जाने को कॉम्बिनेशन बोला जाता है। और मर्जर या फिर उसको मर्जर बोला जाता है। तो कॉम्बिनेशन हो सकता है या मर्जर। इन अमलगमेशन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन, दो या उससे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन हो जाते हैं। देयर रिसोर्स टू टेक सच एडवांटेजेस, कुछ एडवांटेजेस लेने के लिए, जैसे इकोनॉमिक का बेनिफिट लेने के लिए, सेविंग, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के लिए, अवॉइडिंग द कंपटीशन, कंपटीशन को खत्म करने के लिए, एम्प्लॉइंग क्वालिफाइड करने के लिए, एफिशिएंट पर्सन के लिए, इन सभी चीजों के लिए ये क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं। इन प्रैक्टिस द कॉम्बिनेशन और मर्जर में टेक प्लेस इन एनी वन ऑफ द थ्री वेज, तीन तरीके से हो सकते हैं, या हो सकता है एब्जॉर्प्शन, या हो सकता है एमलगमेशन, या हो सकता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। मैं समझ रहा हूं इसमें से आपको कुछ समझ में नहीं है कि क्या बोला गया। जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा तब तक आपको ये थ्योरी समझ में नहीं आएगा। तो चलो मैं पहले ना एग्जाम्पल दे देता हूं, फिर दोबारा मैं इसको रीड करके बताऊंगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। चलिए सर, सबसे पहले मीनिंग ऑफ एमलगमेशन क्या होता है। एमलगमेशन के अंदर क्या होता है, हमारा जैसे एक कंपनी, मान लो आप वोडाफोन, शायद मेरे हिसाब से आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा नाम, बहुत सारे ने नहीं सुना होगा। क्या सुना हुआ है वोडाफोन क्या है? किसी ने सुना है वोडाफोन? सुना है वोडाफोन? हाँ, सिम मतलब एक टेलीकम्युनिकेशन था और उसे हम वोडाफोन कहा करते थे। एक था हमारा आइडिया, नाम सुना है आइडिया या नहीं सुना? आइडिया एक ये भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी था, जैसे कि जियो और एयरटेल ये भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि यार इस कंपनी को और इस कंपनी को बंद करो, पहले इन दोनों कंपनी को बंद कर दो। अब पता है ये दोनों कंपनी क्यों बंद हुई? क्योंकि जियो ने, जब जियो कंपनी आई तो ये कंपनी जियो से पहले ना ये कंपनी एकदम अच्छे से चल रही थी, कोई इनको तकलीफ नहीं, कोई इनको दिक्कत नहीं। आइडिया भी, हालांकि आइडिया शुरू से ही कमजोर रहा था, लेकिन वोडाफोन तो भैया एयरटेल से भी ज्यादा स्ट्रांग था। दिल्ली में तो वोडाफोन ही था हर जगह। इनके प्लान महंगे थे, तो जियो ने आते ही सबसे पहले क्या करा, जियो ने आते ही फ्री किया। सबसे पहले जियो ने आते ही क्या करा, फ्री। और जब जियो आई थी स्टार्टिंग में तो उस टाइम पे सिम लेने के लिए, आई गेस 2020 से पहले आई थी, हाँ, उस टाइम पे फ्री में सिम लेने के लिए लोग बाग जियो का जो आउटलेट है उसके बाहर सुबह 5 बजे से लाइन लगा लेते थे सिम खरीदने के लिए, नंबर मिले डेली 20-25। और उस सिम का पता है क्यों लेना चाहते थे? उस टाइम पे इंटरनेट वो था कि हम 250 रुपए जब रिचार्ज कराते थे तो सिर्फ नेट का 250 का रिचार्ज, इंटरनेट के लिए 250 का रिचार्ज, 1 GB डेटा मिलता था। उसको हम खर्चते थे, कभी थोड़ी बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखा, फिर डेटा बंद कर दिया। डेटा बंद करना भूलते नहीं थे उस टाइम पे, मतलब जैसे यूज किया बंद कर दिया, ये हाल थे। तो ये कंपनी बहुत पैसे कमा रही थी। फिर जियो ने आया, जियो ने स्ट्रेटेजी करा कि भैया हम किस तरीके से ऐसे करें कि इस चीजों से मतलब कि लोगों को एक्वायर किया जाए। तो सिंपल सी बात है, उस टाइम पे लोगों के पास न्यू स्मार्टफोन वगैरह आया था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो न्यू स्मार्टफोन वगैरह आया था उस टाइम पे। आने के बाद जियो कंपनी ने क्या करा, फ्री कर दिया। तो फ्री, और जियो कंपनी ने चालाकी करी कि सब फोन में नहीं चलेगा, सिर्फ जियो का ही फोन लोगे तो चलेगा। लोग बाग ने जियो का फोन भी खरीदा और इंटरनेट एकदम बहुत अच्छी स्पीड में चल रहा था। जब आया था हमारा नया 4G,
और टेलीकम्युनिकेशन के अंदर ना आपको पता है कि इनके स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है सर? इनके टावर आप लगाओगे उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और उस परमिशन के बदले आपको सरकार को खूब सारा पैसा देना पड़ेगा। पता है कितने? 20,000 करोड़, 40,000 करोड़ ऐसे मिलती है परमिशन सरकार से। तो और एरिया वाइज मिलती है आपको। तो स्पेक्ट्रम लेने के लिए, और ये बहुत बड़ा अमाउंट था, जियो के पास उसने सबसे बड़ा गेम खेला कि उसने सीधा 4G का स्पेक्ट्रम ले लिया। बाकी कंपनी तो धीरे धीरे लाती थी, पहले 3G फिर धीरे धीरे लाती थी, उसने सीधा 4G लेके आई, स्पीड बहुत अच्छी मिलने लगी। तो जो कंपनी था आइडिया और वोडाफोन, ये पहले से ही इनके पास 4G का स्पेक्ट्रम नहीं था, ये ला नहीं पाई, जियो धरने से दे रही थी। एयरटेल ने हिम्मत दिखाई और एयरटेल भी साथ के साथ वो लेके आ गई। तो एयरटेल तो अभी भी देखो सस्टेनेबल है। ये आपस में कंपनी बड़े सोच रहे थे यार क्या करें, क्योंकि ये इंडियन कंपनी नहीं है, ये विदेशी कंपनी है, ये आदित्य बिरला की थी। तो फिर ये दोनों आपस में मिले और इन दोनों ने बोला ऐसे तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी से पहले तो ठीक है हम लड़ते थे, कोई बात नहीं, लड़ने में हमारे पास दोनों पैसा। ये दोनों ने आपस में मिले और मिलने के बाद इन दोनों ने बोला कि यार अब ऐसे बात नहीं बनेगी। देखो मैं भी कहीं ना कहीं अपने शोरूम खोल के बैठा हूं, उसका किराया जा रहा है, तुम भी खोल के बैठे हो, उसका भी किराया जा रहा है, तुम्हारे पास भी एम्प्लॉय, तुम्हारे पास भी एम्प्लॉय, अब हमारे पास पैसे भी कम हुए, तो एक काम करते हैं दोनों कंपनी को हम आपस में मिला लेते हैं। और मिलाने से फायदा क्या होगा? हमारे खर्चे कम हो जाएंगे और हम जियो को कंपटीशन और अच्छे तरीके से दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, हम भी 4G स्पेक्ट्रम लेंगे। तो इस तरीके से तो इन्होंने बोला कि यार हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो फिर इन्होंने एक नई कंपनी बनाया। उस नई कंपनी का नाम, उस नई कंपनी का जो जन्म हुआ, उस नई कंपनी का नाम क्या था? VI, V फॉर वोडाफोन और I फॉर आइडिया। तो इस तरीके से हमारा VI बना। तो जब ये कंपनी क्या हो गई? बंद। ये कंपनी क्या हो गई? क्लोज हो गई ना एक तरीके से। और ये कंपनी भी क्या हो गई? क्लोज हो गई। दोनों कंपनी को क्लोज कंपनी करके एक हमने क्या बना ली? तो भैया ये कंपनी क्लोज हुई है तो क्लोजिंग कैसे हुआ होगा, इसके क्या क्या जर्नल एंट्री पास हुए होंगे। ये कंपनी क्लोज हुआ तो इसके क्या क्या जर्नल एंट्री पास हुए होंगे। और ये कंपनी बना तो इसने क्या क्या जर्नल एंट्री पास किया होगा, कैसे बैलेंस शीट बनाया होगा। तो इस प्रोसेस को बोला गया एमलगमेशन। इस प्रोसेस को बोला गया क्या? जब पुरानी दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बना ले, इसको क्या बोला जाता है? एमलगमेशन। इसको क्या बोला जाता है? एमलगमेशन। नई कंपनी बननी जरूरी है आपकी, ठीक है ना। तो जब दो या दो से ज्यादा कंपनी आपस में अपनी एग्जिस्टेंस को खत्म करके एक नई कंपनी बना दे, उसको एमलगमेशन कहते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनी है जिसने इसी तरीके का काम किया हुआ है। अब कल के दिन वोडाफोन और आइडिया के मालिक के बीच में लड़ाई हो जाएगी, फिर बोलेंगे यार तू अपना अलग ले जा, मैं अपना अलग करूंगा, कोई बात नहीं। तो जब ये दोनों आपस में अलग अलग होते हैं तो इसको बोला जाता है डीमर्जर। इसको बोला जाता है डीमर्जर। आपके सिलेबस में है ही नहीं डीमर्जर। तो पहले एमलगमेशन का मतलब समझ में आया सिंपल सा मीनिंग में। कब होगा एमलगमेशन? तो इस शब्द को एमलगमेशन, तो एमलगमेशन में हम बेसिकली जब ये कंपनी बनी होगी तो कितने शेयर इसको दिए, कितने शेयर इसको दिए, कितने पैसे इसको दिए, कितने पैसे इसको दिए, कौन से एसेट्स इसको दिए, कौन से एसेट्स इसको दिए, तो उसकी जर्नल एंट्री सीखते हैं हम। और किसको कितना पैसा दिया उसको परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। समझ में आया? इसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन सर, एब्जॉर्प्शन क्या होता है समझो। अभी अगर मैं बात करूं एमलगमेशन इसका भी हुआ था, अभी ये तो आपको याद ही होगा, जियो और हॉटस्टार। याद है? पहले जियो सिनेमा था और हॉटस्टार एक अलग था। आप देखोगे तो आपका लोगो चेंज हो गया होगा फोन में और वहां जियो हॉटस्टार लिखा हुआ आता है। तो ये क्या हुआ? एमलगमेशन हुआ ये, क्योंकि नई कंपनी का नाम आ गया ना, जियो हॉटस्टार। अगर अकेला जियो ही रहता और हॉटस्टार को नाम बदल देता तब अलग बात हो जाती। अब बात आई सर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? जैसे मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल लूं एब्जॉर्प्शन का, तो एब्जॉर्प्शन का कौन सा एग्जांपल ले?
अगर आपको रिसेंटली बताऊं किसी का ऑब्जर्वेशन, तो बहुत सारा हुआ है, मैं वो एग्जांपल ढूंढना चाह रहा हूं जो आपने सुना हो। कोई न्यू 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 लेटेस्ट लेटेस्ट किसी कंपनी ने किसी कंपनी को बाय किया या नहीं किया लेटेस्ट। चलो वैसे ही समझा देता हूं, अभी मुझे लेटेस्ट कंपनी याद नहीं आ रहा, नहीं तो वैसे तो बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसने बाय किया हुआ है। अब मान लो एक एक्स लिमिटेड है, एक एक्स लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है। जनरली वाई लिमिटेड जो है वो कमजोर कंपनी है, कमजोर इन द सेंस कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रेंथ है नहीं इसमें। अब ये वो कंपनी है जो कि एक तरीके से देखो बर्बाद हो जाएगी, एक तरीके से बर्बाद हो जाएगी। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल देता हूं एजुकेशन फील्ड में ही, बायजू नाम सुना है सबने, और एक आकाश, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो जानते होंगे, कॉमर्स वाले भी जानते होंगे। आकाश, आकाश पता है आपका, जैसे आए नीट वगैरह की तैयारी करवाता था, तो बायजू ने क्या करा, आकाश को खरीद लिया, क्योंकि बायजू बड़ी कंपनी थी। आकाश अब तो खैर दोनों ही कंपनी एक तरीके से बंद होने के कगार पे आ चुकी है। तो मैं अगर इसका एग्जांपल लूं, इस कंपनी ने बोला, अब ये कंपनी कमजोर थी, इस कंपनी ने इतना पैसे का ऑफर दे दिया इसको, इतना ऑफर दे दिया बड़ा कि ये कंपनी अपने आप को संभाल ही नहीं पाई, बोला मेरे को खरीद ही लो। तो इस कंपनी ने इतना ज्यादा ऑफर कर दिया इसको। ऐसे रिलायंस वाले ने किया है। पहले व्हाट्सएप भी दूसरी कंपनी हुआ करती थी, तो मेटा को लगा यार व्हाट्सएप, एक दिन क्या हुआ, व्हाट्सएप 2 घंटे के लिए बंद हुआ, और 2 घंटे के लिए बंद होते ही फेसबुक का पहले मैसेंजर चला करता था, अभी भी है, फेसबुक पे इतने चैटिंग होने लगे, मैसेज आने लग गए, भाई मार्क जबरग का दिमाग हो गया खराब। अब भाई व्हाट्सएप एक दिन बंद, 2 घंटे के लिए बंद हुआ तो हमारे इतना ट्रैफिक आ गया। उसने व्हाट्सएप के मालिक को बुलाया, उसको बोला जितना पैसा लेना चाहते हो, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर दिए, ले भाई तू पैसा, तू छोड़ व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप खरीद लिया। तो आज के टाइम पे व्हाट्सएप किसका है, फेसबुक वाले कंपनी का ही है। किसका है, फेसबुक वाले, जिसको मेटा के नाम से जानते हैं, मेटावर्स भी बोलते हैं वो। तो इसी तरीके से इस कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया। क्यों खरीद लिया, इसको लग रहा था कल के दिन मेरे को कंपटीशन देगा, इसको लग रहा था इसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो इस कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया। अब जो नई कंपनी है, नई कंपनी यही रहेगी, नई कंपनी ने अपना नाम नहीं बदला, जैसे मेटा ने अपना नाम नहीं बदला, मेटा ही रहने दिया, व्हाट्सएप का नाम जो था वो व्हाट्सएप ही रह गया, लेकिन वो अब व्हाट्सएप के अंडर आ चुका है, सर मेटा के अंडर आ चुका है पूरा। समझ रहे हो बात। तो ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। अब देखो इसने क्या कर दिया, ऐसा ही कर दिया, ठीक है। क्या बोला जाता है, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन समझ में आया आपको, ठीक है। तो कोई भी बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है, अपने अंदर ले रही है, तो उसे बोला गया एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। चलो अब एब्जॉर्प्शन के बाद बात करें तो व्हाट इज द एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक नया वर्ड आ गया, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि अब एक एक्स लिमिटेड है, एक वाई लिमिटेड है, ये दोनों पुरानी कंपनी है, लेट सपोज 2016 में बनाया गया। अब इस कंपनी को एक नई कंपनी आती है, जैसे कि पी क्यू या फिर पी क्यू लिमिटेड, इस कंपनी ने क्या करा, इसको ले लिया, इन दोनों कंपनी को ले लिया। तो एक नई कंपनी बनाई गई स्पेशली कि ये दोनों पुरानी कंपनी इसको ले ले, और थोड़े दिनों का गैप हो। एमलगेमेशन में तो क्या था कि वो कंपनी बनी ही नहीं है, और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि एक कंपनी बनाई गई ताकि ये दोनों कंपनी इसके अंदर मर्ज कर दिया जाए। तो इसको बोला जाता है हमारा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन,
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो अभी रिसेंटली पढ़ा है आपने, जब हम अपनी कंपनी के अंदर ही बहुत सारी कर्जे लाइबिलिटी का बदलाव कर देते हैं तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। आइए अब थ्योरी को पढ़ें तो आपको थोड़ा समझ में आएगा थ्योरी। कहता है एमलगमेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ द मर्जर, मर्जर मतलब मिलके बनेगा। इन एमलगमेशन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन देयर रिसोर्स, वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्स को कंबाइन कर लेती है, जैसे वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल दिया। टेक एडवांटेज इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड, सेविंग पैसे बचा सकती है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे जा सकते हैं। अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन, आपस में कॉम्पिटिशन भी खत्म कर लेगी। एम्प्लॉइंग क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट पर्सन, जितने बढ़िया एम्प्लॉई है उसको रखेगी, बाकी सबको निकाल देगी क्योंकि एम्प्लॉय बहुत हो चुका है। ऑफरिंग हाई सैलरी एक्सपेंशन एंड सो ऑन, मतलब हम ज्यादा सैलरी भी दे सकते हैं और हम एक्सपेंशन करेंगे। इन प्रैक्टिस द कॉम्बिनेशन ऑफ मर्जर मे बी टेक प्लेस इनटू वन ऑफ द थ्री वे, तीन तरीके से हो सकता है ये एमलगमेशन वाला प्रोसेस या मर्जर वाला। एक पहला हो सकता है किस प्रोसेस के थ्रू, एमलगमेशन, दूसरा हो सकता है एब्जॉर्प्शन, तीसरा हो सकता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एग्जाम में इन तीनों के नाम भले अलग है लेकिन क्वेश्चन करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आएगा, वही रहेगा, चाहे एमलगमेशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, तो वही उसी तरीके से आपको करना होगा। सर एब्जॉर्प्शन एक बार रिपीट कर दो। एब्जॉर्प्शन मैंने बताया कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को अपने मतलब कि मर्ज कर लेती है, अपने पास मर्ज कर लेती है, तो उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। जैसे कि मेटा ने क्या किया, व्हाट्सएप को खरीद लिया, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। बायजूस ने क्या करा, आकाश को खरीद लिया, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। तो जो भी कोई कंपनी किसी कंपनी को खरीद रही है तो उसे हो जाता है हमारा, बोलते हैं एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ढेरों सारे एग्जाम्पल है, मैंने तो लेटेस्ट एग्जाम्पल आपको दिया है। तो बड़ी सारी ऐसी कंपनी है जिसने दूसरी कंपनी को क्या करा, खरीद लिया, और पहले कंपनी, नाम दोनों चलते रहे लेकिन सारी चीजें, कंपनी का कंट्रोल सारा का सारा उसके पास चला गया है। आइए इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे सर, इसके अंदर हम पहले एमलगमेशन पढ़ते हैं। एमलगमेशन पहले देखा जाए ना 1995 से पहले ना इतना ये, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई 1995, कितनी पुरानी बात हो गई सर 1995, आज से ठीक 30 साल पहले। 30 साल पहले इंडिया इतना थोड़ी ना था स्केल पे, उस टाइम पे तो बड़ा, मतलब कि आप समझ सकते हो, बहुत अच्छा माहौल हुआ करता था। कोई चोरी नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से इंसान रहता था। कोई ऐसा 10 मकान नहीं खरीदना, कोई मकान में टाइल पत्थर नहीं लगाना, सिंपल चलते रहो भैया, जिंदगी बड़ी अच्छी थी। तो उससे पहले जो था ना, उससे पहले 30 साल से पहले बोला क्या अमलगमेशन, अमलगमेशन कोई कंपटीशन नहीं होता था वहां पे, तो बस दुकान पे लाला जी बैठे, जैसे मर्जी बैठ गए, दुकान में कोई लाइट वाइट का कोई झंझट नहीं था भैया। आप दुकान पे गए, हाँ खरीदा, गए। अब तो भैया लाइट नहीं, एसी नहीं, पानी नहीं पिलाया तो कस्टमर हम नहीं जाएंगे इस दुकान में, और पहले ये था ही नहीं ट्रेंड में। तो उस टाइम पे अब कंपटीशन बढ़ गया, पहले इतना कंपटीशन नहीं था, तो उससे पहले हमारा एमलगमेशन हुआ ही नहीं करता था। द इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने ये प्रपोज किया, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की, अकाउंट्स के ऊपर रूल बनाने की की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो किसके पास था, ICAI। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो लोगों के पास आ चुकी है, एक ICAI, एक कंपनीज एक्ट के ऊपर भी आ चुका है। हैज बिन इशू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया था, जिसका नाम रखा गया भैया AS14 अकॉर्डिंग टू द एमलगमेशन विच कम्स इन द अफेक्ट रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग 1495 में आ गया। हालांकि ये आपके कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा कि कब बना, बताओ, जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि ये चीजें थी। AS14 अकॉर्डिंग टू द पर्पस देयर आर टू टाइप ऑफ अमलगमेशन, दो तरीके का अमलगमेशन हो सकता है, यानी दो तरीके का दिखेगा। एक अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, एक मर्जर होगा जिसका मेथड्स अलग है, और एक है अमलगमेशन नेचर ऑफ परचेज। तो दो तरीके के अमलगमेशन हो सकते हैं। मर्जर, अब मर्जर का मतलब क्या होता है, मर्जर का मतलब होता है कि मर्जर के अंदर हम उसके सारे के सारे एसेट्स ले लेते हैं लेकिन कोई भी रिजर्व वगैरह नहीं लेते। जब हम करेंगे तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और नेचर ऑफ परचेज, हम नंबर 1 पे पहले ये वाले सारे सीखेंगे, फिर नंबर 2 पे ये वाला सीखेंगे। जो प्रोसेस होता है सीखने का यही, पहले आपको परचेज सीखना चाहिए, फिर मर्जर सीखना चाहिए। अरवाज, अभी आपका डाउट लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर कंप्यूटेशन, कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे, क्या आप जब नेचर ऑफ परचेज करेंगे तो क्या उसको भी करने के कितने तरीके हैं।
तो बोला गया उसके करने के कितने तरीके हैं, टोटल 4 तरीके से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अंदर मेन पॉइंट पता है क्या होता है, देखो मेन पॉइंट क्या होता है, देखो जैसे अब ये x लिमिटेड है और ये y लिमिटेड है। अब y लिमिटेड जो कंपनी है ये कौन सा कंपनी है, कमजोर है, वीक कंपनी, मतलब इतना फाइनेंशियली साउंड नहीं है, और ये बड़ी कंपनी है। अब ये कंपनी बोलेगा मैं तुझे खरीदूंगा, अब वैसे बात अलग है कि मेरे को कोई नहीं खरीद सकता, मैं नहीं बिक रहा, लेकिन इतना पैसा दे देते हैं, लालच आ जाते हैं। अब कोई आपने एक छोटी सी कंपनी बनाई और आपको बोला ये ले 10,000 करोड़ रुपए ला, अब बोलेगा भाई ले जा, भाई ले जा, तो बिक जाएगा वो, इतना पेमेंट ही कर देते हैं कि वो लालच। इसने बोला मैं तुझे पैसे, मैं तुझे खरीदने वाला हूं, ये ले मैं तुझे दूंगा। अब ये भी कंपनी जब इसको खरीदेगी तो इतना पागल कंपनी है नहीं, ये भी कुछ ना कुछ देख के कुछ ना कुछ समझ के खरीदती है। तो इस कंपनी ने क्या कहा करा कि मैं तुझे 1,000 करोड़ रुपए दूंगा, किसको, वाई को। वाई ने बोला ठीक है भाई मुझे दे दो, मैं बिक जाऊंगा। तो जब ये 1,000 करोड़ रुपए देगा तो इसने जो 1,000 करोड़ की कैलकुलेशन की है, इस 1,000 करोड़ को बोलते हैं, इसने कितना देना है इसको, 1,000 करोड़, इस 1,000 करोड़ को बोला जाएगा परचेज कंसिडरेशन। क्या बोला जाएगा, परचेज कंसिडरेशन। और ये जो कंपनी है इसको वेंडर कंपनी बोला जाएगा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको शेयर्स वाले में, वेंडर कंपनी, और ये परचेजर कंपनी है। तो परचेज कंसिडरेशन 1,000 करोड़ इसने दे दिए। अब 1,000 करोड़ कैसे देंगे, शेयर्स में देंगे या डिबेंचर में देंगे या पैसे में देंगे, एक तो वो हमें कैलकुलेशन इनको बतानी होगी। और 1,000 करोड़ में दिया, या तो ये निकला चालाक, तो चालाक निकला तो इसको मिलेगा कैपिटल रिजर्व, या निकला बेवकूफ, तो बेवकूफ में इसने एक्स्ट्रा पैसा दिया होगा तो क्या निकलेगा, गुडविल। अगर मैंने सामने वाली कंपनी को सस्ते में खरीद लिया तो फायदा होगा, और फायदा होगा तो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। और सामने वाली कंपनी को मैंने महंगे में खरीद लिया तो भाई गुडविल होगी, इसलिए मैंने खरीदा होगा। तो ये जो कैलकुलेशन 1,000 करोड़ है और सामने वाले से हमें क्या होगा, और जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूं परचेज कंसिडरेशन, जिसको मैं शॉर्टकट में पीसी भी बोल दूंगा, तो ये परचेज कंसिडरेशन निकालने के मेथड्स हैं, जो मेथड आपको यहां बताए गए हैं कि भैया परचेज कंसिडरेशन। तो पहले वर्ड पता चला कि भैया परचेज कंसिडरेशन क्या है, कि हम सामने वाली कंपनी को जो देंगे। तो कहता है द फॉलोइंग मेथड कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन जनरली फाउंड द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम। क्वेश्चन में अलग अलग मेथड से आता, हो सकता है लमसम पेमेंट मेथड हो सकता है नेट एसेट्स मेथड हो सकता है नेट पेमेंट मेथड और हो सकता है इंट्रांसिक वर्थ या वैल्यू मेथड या स्वैप रेशो मेथड कहते हैं। सर हमारे एग्जाम में कौन सा आएगा, चारों में से कोई भी पूछ सकता है, हम चारों को ही सीखेंगे। 2 टाइप के एमलगमेशन होते हैं, मर्जर और परचेज। अभी हमारा परचेज वाला चल रहा है, परचेज वाले में कितने पॉइंट के तरीके से हो सकते हैं, 4 तरीके से हो सकते हैं। तो हम नंबर 1 पे जो करेंगे, मैं नंबरिंग बता दूं, हमें ये पहले करना चाहिए। क्यों सर ये करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें करने का सीक्वेंस है, जिसको करते हैं तो बेहतर रहता है, हमें समझ में भी आ जाता है। तो हमें पहले कौन सा करना चाहिए, ये वाला पार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो पहला आ जाइए नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड क्या कहता है सर, नेट एसेट्स मेथड क्या कहता है, बड़ी सिंपल सी बात कहता है, ये कहता है नेट एसेट्स मेथड, ध्यान दीजिए। और नेट एसेट्स मेथड में हम क्या निकालना सीखेंगे, परचेज कंसिडरेशन, कि भैया क्या निकलेगा परचेज कंसिडरेशन। तो बोला गया सामने वाली कंपनी की वैल्यू लगाना है। परचेज कंसिडरेशन मतलब मैं सामने वाली कंपनी को क्या करना चाह रहा हूं, पैसे देना चाह रहा हूं। तो कैसे निकालूं और कितने पैसे दूं, कुछ तो गणित पता चले। तो मैं सामने वाली कंपनी को बुलाऊंगा और बोलूंगा भाई इधर आ जा, और इधर आके मुझे बता दे अपनी कंपनी का एसेट्स बता दे सारा। तो जैसे एक कंपनी है बिग कंपनी और एक कंपनी है स्मॉल कंपनी,
तो जब बिग कंपनी इसको खरीदेगा तो इसकी क्या क्या चीजें देखेगा, बोलेगा तू अपने सारे एसेट्स बता पहले मुझे तू, और अपनी सारी लाइबिलिटी, और एसेट्स का भी मार्केट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहां पे सारे के सारे एसेट्स लिख लेंगे। एसेट्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, डेटर, कैश, बैंक, गुडविल, सारे एसेट्स, सारे एसेट्स को रख लेंगे यहां पे। और इस एसेट्स का भी क्या, एसेट्स का भी क्या, मार्केट वैल्यू। ये हो गया टोटल एसेट, इन सभी का मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू नहीं पता तो बुक वैल्यू ले लेना, और यहां से फिर माइनस कर देंगे लेस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में क्या हो सकता है, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, डिबेंचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, सिर्फ और सिर्फ शेयर्स और रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेंगे। ये सारी चीजें यहां से माइनस कर देंगे। जैसे इसमें से हम माइनस करेंगे हमें एक रिजल्ट में एक फाइनल अमाउंट मिल जाएगा, इसी को हम पीसी कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, पीसी कहेंगे। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन कहेंगे। तो जब हम यहां पे सारे एसेट्स लिखेंगे, सारे लाइबिलिटी लिखेंगे, तो यहां पे भी कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कौन से एसेट्स लिखना है। कुछ एसेट्स तो फिक्टिशियस एसेट्स भी होते हैं, कुछ एसेट्स आपके अलग, कुछ एक्सपेंस एसेट साइड में गिवन होता है। तो अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले फॉर्मेट तो यही है, इससे बड़ा कोई फॉर्मेट नहीं। एसेट्स लिखो, लाइबिलिटी लिखो, माइनस करो, बात खत्म, पीसी आ गया। कई बार आपके एग्जाम में पीसी निकालने को सिर्फ दिया जाएगा और आपसे वो 10-12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिर्फ परचेज कंसिडरेशन निकालिए। लेकिन मेथड कौन सा होगा वो डिपेंड करता है। 4 मेथड है जिसमें से हम पहला मेथड देख रहे हैं। आगे देखा जाए क्या क्या एसेट्स मेथड में आपको दिमाग ध्यान में रखना है। आपकी किताब में सब लिखा हुआ है, बस मैं आपको उसको थोड़ा सा तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं। कहा गया ओनली दोज एसेट्स, सिर्फ उस एसेट्स या लाइबिलिटी which are taken over by the purchasing company are considered to calculation purchase consideration। मतलब सर, अब जैसे मान लो स्मॉल कंपनी कहती है कि ये एसी मेरा, मैं तो नहीं दूंगा ये एसी, सारे एसेट्स दे दूंगा तुम्हें लेकिन मैं ये एसी नहीं दूंगा, ये एसी मुझे बहुत पसंद है। कौन कह रहा है, स्मॉल कंपनी। और बिग कंपनी मान गया, चल ठीक है भाई एसी मत दियो। तो जब ये सारे एसेट्स यहां लिखेगा तो जो एसेट्स नहीं दिया वो, यानी जो यहां पे एसेट्स इसको मिला है सिर्फ वही लिखेगा। वही पहली लाइन कहता है कि टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी आर कंसीडर कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। जो हम ले रहे हैं सिर्फ उसी को लेंगे। कहता है कंसीडर द एग्रीड वैल्यू ओनली। एग्रीड वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। एग्रीड वैल्यू मींस द वैल्यू प्राइस विच आर वेंडर कंपनी हैज एग्रीड टू सेल, जिसपे वो सेल करना चाहता है, परचेजिंग कंपनी हैज एग्रीड टू टेक ओवर। मतलब दोनों मिल गए, हम इतने में खरीद लेंगे, तुम इतने में बेच रहे हो। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीड वैल्यू, अगर मान लो मार्केट वैल्यू नहीं है, एग्रीड वैल्यू को मैं क्या बोल रहा हूं, मार्केट वैल्यू नहीं है, द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी अपीयर इन द बैलेंस शीट बुक्स ऑफ अकाउंट कंसिडर एज एग्रीड वैल्यू। मान लो किसी का वैल्यू नहीं दे रखा तो आप उसको बुक वैल्यू को क्या मान लोगे, मार्केट वैल्यू मान के कर लोगे। कहता है फिक्टिशियस एसेट्स सच एज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जैसे कि मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होता है वो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखता है। नॉट या फिर लॉस, नेगेटिव सरप्लस जिसे बोलते हैं, नॉट टू बी कंसिडर, इसको कंसिडर मत करना, कहीं मत सोचना ये एसेट्स में दिख रहा है तो इसको भी ले लो, इसको नहीं लेना। जैसे कि फिक्टिशियस एसेट्स को हम रिकंस्ट्रक्शन में राइट ऑफ कर दिया करते थे, ऐसे इसको भी। कंसीडर ओनली आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब डेटर, क्रेडिटर, शेयर होल्डर को मत खरीद लेना। टेकन ओवर जैसे कि डिबेंचर हो गया, आउटसाइडर लाइबिलिटी लाइक क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, इंक्लूडिंग देयर एग्रीड ओवर वैल्यू, एग्रीड वैल्यू विच दे आर ट्रांसफर, जिसपे वो ट्रांसफर हो रहा है परचेसिंग कंपनी के थ्रू। परचेज कंसिडरेशन ओनली शेयर्स एंड कैश। परचेज कंसिडरेशन जो देंगे यानी जो हम आपको बदले में देंगे, आपको मैंने बोला 1000 करोड़ दूंगा, लेकिन 1000 करोड़ या तो मैं पैसा कैश दूंगा या फिर शेयर के टर्म्स में दूंगा।
इन टर्म्स दैट परचेज कंसिडरेशन टू बी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब जो मैं आपके पैसे दूंगा जितने पे हमारी डील डन हुई है, ओनली बाय इशू ऑफ शेयर्स, या फिर मैं क्या दे दूंगा, कैश। कैश का मतलब यहाँ चेक भी है, ऐसे नहीं कि मैं 1000 करोड़ नोट दे दूंगा आपको, यहाँ पे चेक, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर वगैरह सब कुछ कंसिडर किया जाता है। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई? क्या यहां तक बात समझ में आई? बताइए, यहां तक समझ में आई बात आपको? क्लियर है यहां तक सब कुछ? तो हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं एमलगमेशन। रिपीट, कौन सा रिपीट करना है बताइए तमन्ना? यहां पे क्या क्या है बोला भैया, जब आप नेट एसेट्स मेथड फॉलो करोगे तो पहला पॉइंट कहता है कि आपको क्या करना है, आपको सारे एसेट्स और लाइबिलिटी लेना है जो कि सामने वाली कंपनी देने को तैयार है। दूसरा पॉइंट कहता है कि आप जितनी भी चीजों को लोगे मार्केट वैल्यू पे ही कंसीडर करना। तीसरा पॉइंट कहता है कि मार्केट वैल्यू अगर नहीं है तो बुक वैल्यू पे ले लेना। चौथा पॉइंट कहता है फिक्टिशियस एसेट्स अगर कोई दिखता है तो उसको मत लेना। पांचवा पॉइंट कहता है कि सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटी को लेना है। तो क्या क्या नहीं लेना? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस को बिल्कुल मत लीजिएगा, बाकी सब कुछ ले लेंगे। पांचवा पॉइंट कहता है कि जो कोई भी हम उसे परचेज कर रहे हैं, पेमेंट देने का मैंने प्रॉमिस किया है, जो भी उसका अमाउंट निकला है उसको या तो मैं शेयर दूंगा या फिर मैं कैश दूंगा, दूसरी कोई चीज नहीं दूंगा उसको। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, दोनों में होगा, ये ऑनर्स में है, ये प्रोग्राम में है, ये दोनों में है। पहला क्वेश्चन है, इसको बस करना है, सिंपल क्वेश्चन, नेट एसेट्स मेथड से करेंगे, ठीक है ना? आज हम नेट एसेट्स मेथड के एक सवाल कर लेंगे, एक आध सवाल मैं ढूंढ के डाल दूंगा, बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, आपको खरीदना होगा, सिंपल। भाई थोड़े पैसे खर्चो, नहीं तो इतनी प्रॉब्लम में आ जाओगे कि कुछ नहीं कह सकते। देखो, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स लग रहा है आपको आसान, लेकिन जिस दिन पढ़ने बैठ गए ना आप, जिस दिन पढ़ने बैठ गए उस दिन आपको पता लग जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। कहता है फॉलोइंग बैलेंस शीट भावना लिमिटेड है, ये जो बैलेंस शीट दे रहे हैं ये भावना लिमिटेड को है। अब यहां पे एक साक्षी लिमिटेड है, इंटेंड टू टेक ओवर बिजनेस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड वैल्यूएशन, यानी साक्षी लिमिटेड जो थी इसने भावना लिमिटेड को क्या करा, खरीद लिया, ठीक है? जिसके अंदर अब यहां पे आपको ये नहीं सोचना ये एब्जॉर्प्शन है या मर्जर है या फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है या फिर अमालगमेशन है, ये नहीं सोचना आपको कहीं भी। कहता है उसने बिल्डिंग खरीद लिया कितने का, 2 लाख का, तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, एसेट, और सबसे टॉप पे क्या लिखोगे, परचेज कंसिडरेशन, एसेट। एसेट्स में सबसे पहले बिल्डिंग, कितने का, 2 लाख। बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख, 465। इसके बाद कहता है फर्नीचर 36,000, ये नीचे दे रखा है सारा वैल्यू ना, 36,000। फिर इन्वेंट्री, कितने, 120। कहता है डेटर सब्जेक्ट टू 10% प्रोविजन, डेटर, डेटर था कितना, 3,12,000, इस पे माइनस कर देंगे 10%, 31,200, जो भी आएगा लिख देंगे बाद में बाहर। इसके बाद कहता है डाउटफुल डेट्स, गुडविल फाउंड टू बी नील, गुडविल है ही नहीं, तो गुडविल लिख के भी क्या करेंगे। अब चेक करें सब कुछ हो गया क्या, बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट का क्या ले, आगे कुछ कह रहा है इन्वेस्टमेंट के बारे में, कुछ नहीं कह रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या ले,
जो मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू क्या होगा इन्वेस्टमेंट का? 90,000। समझे बात आप? इसके बाद हो गया इन्वेंट्री, हो गया डेटर, हो गया बिल्स रिसीवेबल, कुछ नहीं बोला तो बी आर ले लो। कितना ले ले बी आर? 45,000। बी आर का कैश इन हैंड ले लो 55,000। कैश कितना ले लें? 55,000। कैश के बाद बैंक ले लो 1,11,000। गुडविल को बोल दिया जीरो, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस फिक्टिशियस एसेट्स है तो इसको नहीं लेना, इसको भी बोल ही रखा है। समझ में आई बात आपको? लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। कहता है देयर वॉज अ लाइबिलिटी 26,000 अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन। तो यहां से टोटल पहले कर लोगे इसका, ठीक है, और उसके बाद लेस कर दोगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में पहला क्या है? लाइबिलिटी में पहला क्या है? वर्क मैन कंपनसेशन फंड। कितने का लाइबिलिटी हुआ? 26,000। टैक्स का लाइबिलिटी हो गया, टैक्स का लाइबिलिटी 40,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस एस्टिमेटेड 15,000 बॉर्न बाय द साक्षी लिमिटेड। कहता है ये वो खर्चा है जो कि साक्षी लिमिटेड कह रहा है मुझे करना है। तो इसको मैं अभी मतलब इसको नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? मैं आगे जैसे जैसे धीरे धीरे जाऊंगा मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि अगर इस खर्चे को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं उसके खर्चे को, मैं भी बताऊंगा कब लिखना है कब नहीं लिखना। इस पर थोड़ा सा स्टार लगा देते हैं, अभी बता देंगे। चलो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बी पेड कैश, यानी कहता है भैया जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको पैसा दे दो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम क्या पेड करेंगे? कैश। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितने का? 2 लाख का। तो कितना पेमेंट हो गया भैया हमारा? 2 लाख हो गया। आगे कहता है बैलेंस पेड इक्विटी शेयर, बाकी के हम इक्विटी शेयर दे देंगे। तो बैलेंस को क्या दे देंगे हम? इक्विटी शेयर। लेकिन बैलेंस कितना? हमें टोटल पीसी पता चलेगा। मान लेते हैं 10 लाख पीसी निकला, 10 में से 2 लाख तो दे दिया कैश, तो 8 लाख क्या हो जाएगा? पीसी। तो हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा? टोटल पीसी। तो पहले हम एसेट साइड को टोटल कर लें एक बार। यह आ गया 2,80,800। तो 2,00,000 4 65 36,000। ये आ गया 14,00,000 0 2,800। अब लाइबिलिटी क्रॉस वेरीफाई कर लें। इक्विटी लेंगे नहीं, प्रेफरेंस का भी नहीं लेंगे। डिबेंचर 1,00,000। डिबेंचर 1,00,000। कितने परसेंट डिबेंचर था हमारा? 10%। ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्रॉस लगा दिए, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन। बिल्स पेबल 35,000। बीपी 35,000। बिल्स पेबल ले लिया। क्रेडिटर ले लिया हमने? नहीं लिया। क्रेडिटर क्रेडिटर कितने हैं? 1,00,000 2,25,000। क्रेडिटर के बाद प्रोविडेंट फंड पीएफ, ये भी लाइबिलिटी होता है 1,10,000। और प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके बदले क्या दे रखा है हमें? एक्चुअल लाइबिलिटी दे रखा था। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 40,000। प्रोविजन फॉर टैक्स था, यानी ये जो हमारा एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी है और प्रोविजन फॉर टैक्स इसी से कनेक्टेड है। जैसे कि पहले बिल्डिंग दे रखा था, नीचे बिल्डिंग दे दिया, तो हमने ऊपर वाले को छोड़ दिया और इसको ले लिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अब सीधा क्या करना है, इन सबको माइनस कर देना है इसमें से। कितना है? 86680। ये आ गया। सर क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे कैसे पता चलेगा?
सब कुछ लेना है, एक हमें शेयर कैपिटल नहीं लेना है, दूसरा हमें रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेना है, तीसरा हमें फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेने। ये क्या होता है सर? ये होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये होता है अंडर राइटर कमीशन, इसका ये होता है हमारा, और होता है लॉस। ये तीन बातें मोटे। एक मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एक क्या होता है हमारा? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये चार खर्चे वो होते हैं जो एसेट साइड में तो होता है, लेकिन ये एसेट्स एक्चुअल में नहीं होता है, तो इसको भी नहीं लेना है। शेयर कैपिटल में क्या आ गया? प्रेफरेंस शेयर भी आ गया, इक्विटी शेयर हो गया, उसको भी नहीं लेना है। यहां पे बोलोगे सर प्रेफरेंस शेयर वो तो पेमेंट कर रहे हैं हम, उसको ले नहीं रहे हैं उसको। और रिजर्व एंड सरप्लस में कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस हो, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, एनी काइंड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, उसको नहीं लेंगे। WMCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो क्वेश्चन में कहता है कि एक लाइबिलिटी, एक वर्कर था जिसको हमें 26,000 देना पड़ा वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए। तो जब मेरे पास कहीं से या तो इसके अंदर लाइबिलिटी है, वो तो लेना ही लेना है, लेकिन क्वेश्चन कहे कि भैया इस कंपनी को किसी बाहर वाले को भी लाइबिलिटी पेड करना है जो इसमें है ही नहीं, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको, उसको भी क्या करना पड़ेगा आपको? कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो 8,66,000 कितने आ गए? कितने आ गए? 800, जिसमें से 2 लाख दे चुके हो, तो 8,66,800 जिसमें से 2 लाख दे चुके हो, तो यहां पे आप 6,6,6,800 इक्विटी दोगे, तो टोटल हो जाएगा 8,66,800। ठीक है ना? अब देखिए इसमें एक खर्चा ये था, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। आप बोलेंगे सर आपने ये क्यों नहीं लिया? आपके पास आंसर भी होगा, आंसर चेक कर लीजिए आप, कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब आप सिंपल सी बात है क्यों नहीं लिया? तो अब देखो खर्चे के केस में क्या होता है, रियलाइजेशन खर्चा। अब थोड़ा सा आपको 12th के डिसोल्यूशन में भी जाना पड़ेगा, यहां डिसोल्यूशन भी थोड़ा उठ के आएगा, यहां पे भी रियलाइजेशन अकाउंट बनेंगे अब आगे चल के, क्योंकि आप देख रहे हो कि एक कंपनी बंद भी हो रही है, तो बंद होने का तरीका क्या होता है? क्या बनाओ? रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन के खर्चे कई बार होती है कि जो कंपनी खरीद रही है बोलिए तू मत कर, मैं तेरी कंपनी को बेच बाच के खुद कर लूंगा। और कई बार सामने वाली कंपनी बोलती है कि भैया मैंने तुम्हारे वजह से बेचा है, तो सामने वाले को पैसे देने हैं, तू ही दे। नहीं समझे बात? दो पॉसिबिलिटी है, एक हो सकता है एक्स लिमिटेड या बिग कंपनी बोल दूं, और एक है स्मॉल कंपनी। अब बिग कंपनी कई बार ऐसा हो सकता है बोलती है कि भैया तू पैसे ले और निकल, तू यहां से, बस निकल यहां से, तेरा कोई मतलब नहीं है। इसने बोला, स्मॉल कंपनी ने बोला वो एसेट्स वेसेट्स कैसे कैसे देंगे बताओ, अरे कुछ मत बता, मैं समझ लूंगा, तू बस निकल जाए यहां से और पैसे ले और जा। एक तो ये तरीका हो गया। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, इस कंपनी के सारे रूल और लीगल फॉर्मेलिटी के लिए किसी सीए को हायर करेगी और उसको कुछ पैसा देगी, बोलेगी सारे एसेट्स को मेरे पास लेके आप। उसको बोला जाता है, अब वो सीए जो पैसा लेगा उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया जा रहा है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बियर कर रहा है? बिग कंपनी, क्योंकि उसको तो भगा दिया बेचारे को। तो ऐसे केस में ये अपनी मर्जी से वो खर्चा बियर कर रहा है, तो जब इसके सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटी लेगा, तो जो रियलाइजेशन एक्सपेंस इस कंपनी की वजह से पेमेंट करना पड़ रहा है वो इसकी जिम्मेदारी है, ना कि इसकी जिम्मेदारी, तो वो तो लेंगे ही नहीं लाइबिलिटी में। लेकिन एक हुआ कि भैया मैंने तेरे को 1,000 करोड़ रुपए दिया, 1,000 करोड़ रुपए दिया, मैंने बोला कि एक काम ऐसे नहीं जाना, पहले सारे एसेट्स को दे, सारी लाइबिलिटी को दे, और ठीक से बना के प्रॉपर मुझे सारी चीजें दे के दे, तब मैं तुझे पैसे दूंगा। तो अब ये सीए हायर करेगा इसका पैसा, तो जब ये सारे एसेट्स इसको दे रहा होगा तो बोलेगा ये रहा एसेट्स, और जब लाइबिलिटी दे रहा होगा तो साथ के साथ सीए को जो रियलाइजेशन एक्सपेंस का पैसा है बोलेगा ये भी तुझे ही देना है भाई, तू तो खरीद रहा है, तो मैं तेरी वजह से तो करवा रहा हूं ये।
तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस ये बियर करेगी तो एंट्री नहीं करते हम। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस ये बियर करेगी तब हमें एंट्री करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन में कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंस एस्टिमेट 15,000 बॉर्न बाय साक्षी। साक्षी लिमिटेड कौन सी बड़ी कंपनी, बोलते मैं बियर कर लूंगा, तो नहीं लिया। अगर यही रियलाइजेशन एक्सपेंस कौन बियर करता, मान लेते हैं भावना लिमिटेड को बॉर्न करना पड़ता, तो मैं यहां पे रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 और लिखता। फिर मैं बाकी इस रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट होंगे जो कि हम आगे देखेंगे। अभी तो सिंपल मैंने ये समझाने के लिए कर दिया। क्या आपको समझ में आया? तो हम क्या कर रहे थे सर, बड़ी सिंपल सी बात है सर, हम कर रहे हैं एमलगमेशन। अरे हम क्या कर रहे हैं सर, एमलगमेशन कर रहे हैं। एमलगमेशन के अंदर क्या था सर, एमलगमेशन में सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा कि भैया एमलगमेशन हो सकता है, ये 3 तरीके का हो सकता है। क्यों करते हैं एमलगमेशन? इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, एडवांटेज के लिए, कंपटीशन को खत्म करने के लिए, इसलिए करते हैं। अब भैया एमलगमेशन में कौन सा होता है, जब 2 कंपनी आपस में मिलकर एक नई कंपनी बना दे, दैट इज एमलगमेशन हो जाता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खा ले। तीसरा क्या होता है, जब 2 कंपनी और एक नई रिसेंट कंपनी के अंदर एक्वायर कर लिया जाए तो एमलगमेशन बोलते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, AS 14 के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मेथड्स है, मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। अभी क्या सीख रहे हैं हम, नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ परचेज की बात करें तो 4 मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, नेट एसेट्स मेथड, इंट्रिंसिक मेथड, नेट पेमेंट मेथड और नेट आपका लमसम मेथड कह दो। ये मेथड है जिसमें से हम क्या सीख रहे हैं सर, अभी हम सीख रहे हैं नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट्स मेथड में क्या क्या ध्यान रखना है कि सारे एसेट्स को एग्रीड वैल्यू पे लेना होता है, कुछ सारी लायबिलिटी को भी एग्रीड वैल्यू पे लेना होता है। इसके बाद हमने एक सिंपल सा, एक कहां गया, इसको एडजस्ट कर देना, ठीक है ना। एक मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन और उसको सॉल्व किया।